गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 5। ठीक है, और इस प्रश्नावली में समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है और क्यों। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न, पहले का पहला प्रश्न यहां पर हमको दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया मतलब प्रथम किलोमीटर का किराया दे रखा है यहाँ पर 15 रुपए। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, मतलब यहाँ पर डी का मान दे रखा है 8 रुपए। तो यहाँ पर A2 बराबर दूसरे किलोमीटर का 23 रुपए हो जाएगा, A3 बराबर कितना हो जाएगा 31 रुपए, A4 बराबर कितना हो जाएगा 39 रुपए, क्योंकि शुरू के पहले किलोमीटर पर तो क्या है, फिक्स है 15 रुपए, उसके बाद में हर एक किलोमीटर पे 8 रुपए बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने पर क्या लग रहा है कि देखो इन सभी संख्याओं में बराबर अंतर है, इन दोनों बीच में 8 का अंतर, इन दोनों बीच में 8 का अंतर, इन दोनों बीच में 8 का अंतर। प्रथम पद कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में अगर संख्याओं में बराबर अंतर हो तो वो संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि A4 माइनस A3 बराबर 39 माइनस 31 बराबर 8, इसी प्रकार से A3 माइनस A2 बराबर 31 माइनस 23 बराबर क्या होगा 8। इसी तरीके से A2 माइनस A1 बराबर 23 माइनस 15 बराबर 8। यहां पर ये जो सारवंतर है ये बराबर है ना, यहां सारवंतर बराबर है, अतः दिए गए पद एक समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, जो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एपी के है। ठीक है, ये इसका पहला हो गया। दूसरा देखेंगे यहीं पर, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो ध्यान दीजिए, माना यहां पर A1 कितना है, उसका आयतन मान लेते हैं V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये पहला पद है, शुरू में इतनी हवा है, दूसरे पद में कितनी हवा रह जाएगी, इसके अंदर कितनी हवा रह जाएगी, कितना निकल जाएगा V माइनस V बटे 4, मतलब जितना भाग है उसका चौथाई भाग बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा कितना 3/4 V। अब अगर A3 निकालेंगे तो इसमें से 3V/4 में से क्या कर जाएगा 3V/4 गुना 1/4, 1/4 भाग निकल जाएगा। हल करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 12V माइनस 3V/16, तो यहां पर बचेगा 9V/16। अगर A4 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहां पर 9V/16 माइनस 9V/16 माइनस 1 गुणा 1/4, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 9 चौक 36V माइनस 9V बटे 16 चौक 64 है ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 37V/64। अब हम चेक कर लेते हैं, हमने तो 4 पद निकाल लिए हैं, तो यहां पर हम A4 माइनस A3 निकाल कर देखते हैं इसकी तरह, मतलब 37V/64 में से 9V/16 घटाकर देखते हैं, है ना, तो कितना अंतर आएगा 16 चौक 64, 64 लघुत्तम आया 37V माइनस 4 और भाग जाएगा तो 9 चौक 36V, कितना आया सिर्फ एक बचेगा, मतलब V/64। ये तो आया इन दोनों का अंतर। इसी तरह से अगर A3 माइनस A2 निकालेंगे तो इनका अंतर भी कितना आना चाहिए, मतलब A3 ये रहा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9V/16 माइनस 3/4V, लघुत्तम कितना आएगा 16, 9V माइनस 4 बढ़ जाएगा तो 4 तिया 12, तो यहां पर क्या आ गया माइनस में आ गई संख्या, माइनस में 3/16V, ये आ गई इन दोनों में। अगर हम यहां पर A2
माइनस A1 निकालेंगे तो A2 क्या हमारा 3/4 B माइनस V, तो यहां पर क्या आएगा माइनस का 1/4 B, ये आएगा निकल कर। तो ध्यान दें अगर हम इन दोनों के बीच में D निकालते हैं तो V/64, फिर इसके बाद निकालते हैं तो माइनस 3B/16, यहां पर देखो माइनस 1/4B, तो सब में अलग अलग अंतर आ रहा है, तो यहां पर लिख सकते हैं अतः दिए गए पद एक समांतर श्रेणी के नहीं है। ठीक है, आसान है ना इन सवालों को करना, बहुत आसान है। चलिए अब अगला सवाल भी करते हैं। लेकिन फिर आगे देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपए, उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बनती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर A1 बराबर है 150 रुपए, और उसके बाद में D का मान यहां पर 50 दे रखा है। मतलब यहां पर अगर दो संख्या बिल्कुल फिक्स हैं तो ये समान श्रेणी में होती है। अगर हम A2 बराबर देंगे तो 200, A3 बराबर होगा 250, A4 होगा 300। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे A4 माइनस A3 तो वही 50 आएगा। अगर A3 माइनस A2 निकालेंगे तो वो 50 आएगा। A2 माइनस A1 निकालेंगे तो वही 50 आएगा। मतलब इसमें तीनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिए गए पद एक समान श्रेणी के हैं। ये हमारा हो गया तीसरा। चौथा देखें, पहले का क्या दे रखा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ध्यान दें चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं होता, हर साल बाद में चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाता है। तो यहां पर आपको दे रखिए दर, रेट दे रखिए 8%। ठीक है, और यहां पर 10,000 रुपए मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल 10,000 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा ये दो चीजें दे रखी हैं, और यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब मतलब CI कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का निकालेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, देखो P इंटू 1 प्लस R/100 और इंटू यहां पर टाइम T माइनस P, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस 8/100 इंटू 1 माइनस 10,000, तो यहां पर 10,000 इंटू 108/100 माइनस 10,000, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 3 हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000, तो कितना बचेगा यहां पर 800 बचेगा। तो यहां पर पहले साल का 800 रुपए हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरे साल का निकालें तो यहां पर जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा 10,800, है ना। अब अगर इसको हल करेंगे तो कितना नहीं आएगा, यहां पे आएगा इस तरह से 10,800 माइनस 10,800। अब घटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना, और यहां पर कितना होगा 108 गुना 108 करेंगे तो ये आएगा 10,864 माइनस 10,800, घटाएंगे कितना होगा 864। मतलब दूसरे साल का CI2, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 864। तो देखो ज्यादा निकालना सही नहीं है, क्योंकि सही तो क्या है लेकिन मेहनत ज्यादा होगी और टाइम भी लग जाएगा। ये चीज का पता लोगों से दो संख्याओं से पता लग जाता है। तो चलो एक बार और निकाल लेते हैं तीसरे साल का भी, ताकि अंतर तो हमको बराबर पता लगे। देखो CI3 निकालते हैं तीसरे साल का, मतलब एक ही साल होगी 800, देखो 10,864 प्लस 800 कितना हुआ 6, ये 64, 8 दूनी 16 सर की 1, 11,664 तो क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, और 108/100 माइनस 11,664 ये हो जाएगा, है ना। इसको देखो हल करेंगे तो संख्या क्या आएगी, ये तो ऐसे तो सीधे निकालना बहुत कठिन हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो भी संख्या आ रही है ना, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने यहां लगा दिया, यहां, तो 116.64 गुणा 108 करेंगे तो 8 चौक 32 सलगी 3, 8 संग 48 और 3 51 सलगी 5, 8 संग 48 और 5 53 सलगी 5, 8 एवं 8 5 13 सलगी 1, 8 एवं 8 9, 4 6 6 1 1, 2 1 7 9 5 2 1, 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12,597, है ना, 12,597.12 रुपए। और इसमें से घटाएंगे हम कितना, ये आया था 11, तो इन दोनों जोड़ने पर क्या आएगा 1664 और 10,000 मतलब 11,664, ये घटाएंगे 11,664.00, तो ये 12 पॉइंट यहाँ पर 3 3 15 में ये 9, तो 933.12, CI3 बराबर होगा 933.12। देखो तीन संख्याएं बहुत है हमारे पास में एक समान श्रेणी को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये तो आपको चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र तो आना चाहिए, छोटी क्लासों का सूत्र है। तो पहले हम निकालेंगे D बराबर, देखो पहले वाइज चेक करते हैं, CI3 माइनस CI2, तो 933.12 माइनस 864, कितना अंतर आएगा चेक करके देखिए। पॉइंट 12 तो यहाँ आ ही रहा है, 12 में गए वो 13 में गए, 4 गए तो 9, यहाँ 2 बचे, 12 में 6 गए तो 6, 69.12। CI2 माइनस CI1, तो यहाँ पर 864 में से 800 घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा यहाँ पर 64। तो देखो यहाँ पर ये डी का मान अलग अलग आ रहा है ना, तो यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं कि दिए गए पद समांतर श्रेणी के नहीं है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये सवाल थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन वैसे तरीका सही है, लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, ठीक है। अगर आप बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की तो कभी भी समांतर श्रेणी में नहीं होंगे, और अगर साधारण ब्याज करें तो हमेशा समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये हमारा पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल देखो, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर ए और डी का मान दे रखा है। तो पहले में ए का मान है 10 और डी का मान है ये भी 10 है। तो देखो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1। देखो a बराबर वो होता है, देखो समांतर श्रेणी का a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र होता है। अगर यहाँ पर n के बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस n माइनस n क्या होगा, n का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0d, मतलब ये तो कट जाएगा तो a1 तो a होगा ही होगा ना। a2 निकालेंगे तो a प्लस n का मान 2 माइनस 1d, मतलब a माइनस a प्लस d, मतलब यहां पर एक पीछे चलेगा तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं। a1 तो रहेगा ही रहेगा, a1 तो जो है वो वही, a2 होगा a प्लस b, मतलब a का मान 10 प्लस 10। a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d, तो 10 प्लस 2 गुणा 10, मतलब 10 प्लस 20 बराबर 30, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम आगे निकालेंगे तो a4 बराबर क्या होगा a प्लस 3d, तो a का मान 10 है प्लस 3 गुणा 10, 10 या 30 और 10 40। इसी तरह से a5 मतलब 5 तक निकालना हमको, तो a प्लस 4d इक्वल टू 10 प्लस 4 इंटू 10, तो 10 तो 40 और 10 50। ये प्रथम 4 पद हो गए, ये प्रथम 4 पद हो गए, ये तो हमको दे रखा है। दूसरा देखो a का मान और d का मान क्या दिया हुआ है उसके आधार पर हम निकालेंगे। तो यहां पर हमको दे रखा है -2 और 0, -2 और 0, तो a1 तो -2 है, a2 बराबर क्या होगा -2 प्लस, चलो a प्लस d मतलब -2 प्लस 0, है ना, तो क्या आएगा -2 ही आएगा। इसी तरह से a3 बराबर a प्लस 2d मतलब -2 प्लस 2 गुणा 0, तो ये भी -2 आएगा।
A4 बराबर a प्लस 3d माइनस 2 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 0, ये माइनस 2 ही आएगा। A5 बराबर a प्लस 4d इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू माइनस 2, मतलब सारे पर माइनस 2 ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर सार अंतर जो d है डिफरेंस है वो 0 दे रखा है, इसलिए कोई अंतर नहीं आएगा। ये दूसरा पद हो गया। तीसरा देखो, तीसरा दे रखा है यहाँ पर a बराबर 4 d माइनस a बराबर 4 d बराबर माइनस 3। तो यहाँ पर हमको a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, a5 निकालना है। इन फॉर्मूले आप जानते क्या होता है, 2 है तो a प्लस d, मतलब एक कम करके a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, है ना। अब इनका मान रख के हम सीधे इनके मान निकाल लेंगे। तो a प्लस a का मान 4 माइनस 3 बराबर 1, 4 माइनस 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 मतलब माइनस 2, 4 माइनस 3 गुणा 3 तो कितना, 3 3 9 मतलब माइनस 5, 4 माइनस 4 गुणा 3 4 3 12 मतलब माइनस का 8। तो ये शुरू के मतलब इसके बाद में 4 पद हो गए, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। पहला तो ये दे ही रखा है, तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा देखिए, चौथा प्रश्न क्या है, a बराबर माइनस 1 d बराबर 1 बटा 2, a बराबर माइनस 1 d बराबर 1 बटा 2। तो पहला पद तो दे ही रखा है, उसके बाद हम a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, a4 निकालेंगे, a5 निकालेंगे। ये पद हमको निकालने हैं। इसको बोलते हैं a प्लस डी, a3 को बोलते हैं a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, है ना। ये सारी वैल्यूज हमारे पास में हैं। तो a प्लस d का मान क्या हमारे पास में, एक बटे, देखो a का मान है माइनस 1 प्लस 1 बटे 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1 बटे 2, है ना। माइनस 1 प्लस 2 गुणा 1 बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 होगा। माइनस 1 प्लस 3 गुणा 1 बटे 2, तो देखो ये हो जाएगा 3 को 1 बटे 2 से गुणा करेंगे, डेट में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 बटे 2 प्लस का, माइनस 1 प्लस 4 गुणा 1 बटे 2। देखो इससे 2 बार कटेगा, 2 गुणा 1 करेंगे 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये हमारे 4 पद हो गए। ठीक है, ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा देखिए, a बराबर माइनस 1.25 और d बराबर माइनस 0.25, तो हमको इसी तरह से 4 पद निकालने हैं, a2, a3, a4, a5। इनका मान क्या होगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ये इनके मान होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनके मान निकालने के लिए हम इनकी वैल्यू रखेंगे। तो माइनस 1.25 माइनस 0.25 दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1.50। इसी तरह से माइनस 1.25 माइनस 2 गुणा 0.25, तो ये होगा माइनस का 1.75, माइनस 1.25 माइनस 3 गुणा 0.25, तो 25 75 में 25 जोड़ेंगे 200। अब 200 में से 2 क्या पॉइंट लगाएंगे तो 2.00। इसी तरीके से माइनस 1.25 माइनस 4 गुणा 0.25, हल्का ये तो 2500, मतलब ये तो हो गया माइनस का 1 और ये माइनस का 1.25, तो कितना होगा 2 मीटर, माइनस का 2.25। तो ये हमारे 4 पद हो गए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल, तीसरे में 4 भाग है, तो यहाँ पर हमको क्या याद करना है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद a1 बराबर तो 3 दे रखा है ना, और d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, कोई सा भी निकाल दो, तो घटाना है बस, पहले 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2। ठीक है, तो ये प्रथम पद आ गया और ये सार्वंतर आ गया। इसी तरह से इसमें प्रथम पद a1 बराबर माइनस 5 और d बराबर क्या होगा माइनस a2 माइनस a1, मतलब माइनस 1 माइनस माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 5 माइनस 1 मतलब कितना होगा 4 आ गया यहाँ पर डी का मान। इसमें देखिए a बराबर कितना होगा, a1 बराबर 1/3, d बराबर होगा a2 माइनस a1, मतलब a2 ये रहा
5/3 माइनस 1/3, 3 लघुत्तम लेंगे तो 5 माइनस 1 मतलब 4/3, ये सार्वंतर आ गया। चौथे में देखो यहां पर a1 प्रथम पद क्या है 0.6, अगर d निकालेंगे तो क्या होगा, दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे तो 1.7 ऐसे लिखो, a2 माइनस a1 मतलब 1.7 माइनस 0.6 तो कितना आएगा 1.8, ये इसका सार्वंतर आएगा। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है, यदि कोई है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो सवाल बहुत सारे हैं, जैसे हमने इसमें किया है दूसरे और तीसरे में, वो सब मिलकर आपको इस चौथे सवाल में करना है। तो देखिए क्या है, 2 4 8 16, ये प्रथम पद है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमको निकालना है सार्वंतर, मतलब d बराबर a2 माइनस a1, तो क्या होगा 4 माइनस 2 तो निकल के आया 2। अगर हम दोबारा निकाल लें तो a3 माइनस a2 तो ये भी बराबर आना चाहिए, मतलब 8 माइनस 4 तो ये आ गया 4, है ना। मतलब यहाँ पर सार्वंतर समान नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिए गए पद समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखें, दूसरा दे रखा है यहां पर 2 5/2, 3 7/2, ये दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको निकालना है d, दो बार निकालेंगे, 5/2 माइनस 2 तो कितना हो गया 0.5, मतलब 5 में 2 का भाग दिया तो 2.5 आएगी, 2.5 में 2 का भाग दिया तो आधा बचेगा, वो 2 घटाएंगे तो दोबारा निकालते हैं, 3 माइनस 2.5, 3 में से 2.5 घटाएंगे तो वो 0.5, मतलब यहाँ पर सार्वंतर समान आ रहा है। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तो यह 4 पद तो दे रखे हैं, हमको a5 निकालना है, a6 निकालना है, a7 निकालना है और a8 निकालना है ना, ये पद निकालने हैं हमको। तो देखिए सब में हम आधा आधा जोड़ के चले जाएंगे, अगले पद अपने आप आते चले जाएंगे। देखो फॉर्मूले से निकालना एक अलग बात है, लेकिन सीधे निकालना दूसरी बहुत बढ़िया बात है। देख कैसे, यहाँ पर 7/2 है, अगर इसमें हम 0.5 जोड़ देंगे तो 7/2 मतलब क्या होता है 3.5, 3.5 में हम आधा जोड़ेंगे तो कितना होता है 4। इसी तरीके से 4 में हम आधा जोड़ेंगे तो कितना होता है 4.5, अगला पद चला जाएगा तो 4.5 में अगर हम आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और अगर 5 में हम आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.5। इस तरह से ये डायरेक्ट निकल जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। तीसरा देखो, -1/2 नहीं -1.2 माइनस 3.2 -5.2 -7.2, इस तरह से 4 पद दे रखे हैं। डी का मान निकाल कर चेक करते हैं, -3.2 माइनस 1.2 घटाएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, मतलब 32 में से 12 घटाएंगे तो 20 बचेंगे, और वो भी किसके माइनस के, तो माइनस के 2.0। इसी तरीके से अगर हम यहां पर घटाते हैं तो -5.2 माइनस 3.2, देखो 52 से 32 घटाएंगे 20 बचेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर माइनस के 2.0, तो पॉइंटों में है इसलिए यहाँ पर 2 बचता जा रहा है। इसका मतलब ये पद सारों अंतर इनका समान है तो समान श्रेणी में है ये। इसके लिए हम देखो 4 पद दे रखे हैं, उसी तरीके से हम a5 a6 a7 a8 निकालेंगे। निकालने के अलग अलग तरीके हैं, फॉर्मूले सहायता से करेंगे तो हर एक पद को निकालने में बहुत टाइम लगेगा, और ये सवाल इतने बड़े नहीं है हम फॉर्मूले से करें। तो देखो यहाँ पर चौथा पद क्या है -7.2, इसमें क्या जोड़ेंगे हम -2 तो कितना हो जाएगा -9.2। इसी तरीके से -9.2 में 9 और जोड़ेंगे, मतलब घटाएंगे एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा -11.2 तो कितना हो जाएगा -13.2। देखो 9 11 13 अगले बार 15.2 आएगा, तो -13.2 -2 तो कितना हो जाएगा -15.2। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। चौथा देखो,
चौथा है -10 -6 -4 2, है ना, इतने 4 पद दे रखे हैं। आगे देखो चेक करना है तो डी माइनस है -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब +10 -6, तो कितने बचेंगे 4। इसी तरीके से दोबारा निकालेंगे इन दोनों पदों में, तो 6 4 है क्या, नहीं -2 है यहाँ पर -2 तो देखो कि माइनस प्लस का 6 माइनस का 2 कितना बचेगा 4 बचेगा। मतलब इनके पद सार्वत्र समान आ रहे हैं, तो अब अगले हमको कितने पद निकालने हैं, यहाँ पर हमको 4 पद दे रखे हैं, तो A5 A6 A7 और A8 निकालने हैं, है ना, A8 तक निकालने हैं सारे। तो आगे देखिए पांचवा पद, यहाँ पर चौथा पद है 2, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। इस तरह से सीधे सीधे निकाल सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो ये हमारे 4 सवाल हो गए। पांचवा सवाल देखो 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 2 √2 3 प्लस 3 √2, है ना, इस तरह से 4 पद दे रखे हैं। मतलब ये संख्या है, इसमें ये जुड़ रहा है, फिर उसका डबल जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर d बराबर 3 प्लस √2 -3 करेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। फिर से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 प्लस 2 √2 -3 प्लस √2, तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो √2 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो √2। मतलब यहाँ पर सारों अंदर समान है, तो ये पद सारों श्रेणी को सारों समांतर श्रेणी में है। हमको 4 पद दे रखे हैं, तो 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है, 7वां पद निकालना है, 8वां पद निकालना है। तो इनका अनुक्रम देखिए 3 √2 3 2 √2 3 √2 फिर 4 √2 आएगा ना, 3 प्लस 4 √2 3 प्लस 5 √2 3 प्लस 6 √2 3 प्लस 7 √2। ये इसके अगले 4 पद हो गए। ये हमारा 5वां सवाल हो गया। छठा सवाल देखिए, छठा सवाल है 0.2 0.22 0.222 0.22224, ठीक है, ये तरह। तो देखिए यहाँ पर हम डी निकाल कर चेक करते हैं, 0.22 में से 0.2 मतलब 20 मान लेते हैं, 2 0 आसान ला लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0.02, है ना। फिर से निकालते हैं 0.222, इसमें से 0.22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 0.002 बचेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सार्वंत्र अलग आ रहा है, तो दिए गए पद समान श्रेणी के नहीं है, ठीक है। ये हमारा छोटा सवाल हो गया। 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल है 0 -4 -8 -12। देखो यहाँ पर ये बीच में अंतर आपको लगभग बराबर दिख रहा होगा, d बराबर -4 -0 बराबर क्या बचेगा -4। फिर दोबारा निकालें -8 -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -8 + 4 तो -4 बचेगा। सार्वंत्र समान आ रहा है, तो अगले 4 पद निकालें, मतलब A5 A6 A7 A8 ये हमको निकालना है। तो निकालेंगे, देखिए -12 देखो 4 8 12 -16 -20 -24 -28 ऐसे अगले पद हम निकालते चलेंगे। तो ये हमारे 7 सवाल हो गए। 8वां सवाल देखिए, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और आगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर डी निकालें, -1/2 -1/2, इसमें से घटाएंगे तो 0 बचेगा, जो संख्या है उसमें से उसी संख्या घटाएंगे 0 बचेगा। अब दोबारा घटाएंगे तो -1/2 -1/2, फिर से वही कंडीशन, मतलब यहाँ पर सार्वंत्र समान आ रहा है, चाहे 0 ही हो समान आना चाहिए, तो क्या होगी ये एक समान श्रेणी होगी। अगले पद निकालेंगे हम 5वां 6ठा 7वां और 8वां। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 0 जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं आएगा, मतलब 1/2 माइनस का -1/2 -1/2 और -1/2 ये आते ही चले जाएंगे। ये हमारा 8वां हो गया। 9वां सवाल देखें,
हमारा नवा सवाल है 1 3 9 देखो यहाँ पर दोनों में अंतर कितना है, d बराबर 3 में से गया तो 2 और फिर d निकालेंगे तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। यहाँ पर सारा अंतर अलग अलग आ रहा है, इसलिए दिए गए पद समान श्रेणी में नहीं है। ठीक है। 10वां देखो a 2a 3a 4a यही है। तो आगे देखिए d निकालेंगे, 2a में से 1a घटाएंगे तो a बचेगा, इसी तरीके से 3a में से 2a घटाएंगे तो फिर a बचेगा। तो यहाँ पर सारा अंतर समान है, इसका मतलब यहाँ पर हमको a5 a6 a7 और a8 निकालना है। तो यहाँ पर अनुक्रम देखिए उसी के अनुसार बढ़ाएंगे, 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a, ये हमारा 10वां पद हो गया। 11वां पद देखें यहाँ पर साथ साथ में, 11वां पद है हमारे पास में a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 इस तरह से। तो यहाँ पर d निकालेंगे a स्क्वायर माइनस a, फिर d निकालेंगे तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा a माइनस a। ये पद और ये पद समान नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से इसको आगे कॉमन लेंगे तो a कॉमन ले लिया a माइनस a। इसका एक गुणनखंड तो समान है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर ये नहीं है, तो ये पद समान नहीं होने की वजह से क्या होगा, दिए गए पद क्या होंगे, एक समान श्रेणी के नहीं है। ये हमारा 11वां सवाल हो गया। देखिए 12वां सवाल, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं √2, इसको लिख सकते हैं 3√2, नहीं 2√2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2√2, इसको 3 या 9, 9 दूनी 18, इसको 4√2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, इस तरह लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर d निकालेंगे तो 2√2 में से √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। इसी तरीके से 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो भी √2 बचेगा। मतलब यहाँ पर ये दिए गए पद समान श्रेणी में है, तो हमको अगले 5 पद निकालने हैं, 4 पद, a5 a6 a7 और a8। तो देख कैसे निकालेंगे, यहां पर 2 रूट और 4√2 आया तो 5√2 आएगा, 6√2 आएगा, 7√2 आएगा, 8√2 आएगा। इनको हमको हल करके लिखना है आगे। तो कैसे लिखेंगे, 5 25, 25 दूना 50, मतलब √50, 6 36, 36 दूना 72, 7 7 49, 49 गुना 2 करेंगे 98, √98, और 8 8 64, 64 दूना 132, तो √100 नहीं 64 दूना 128, तो 128 होंगे, है ना। तो इस तरह से ये 4 पद हो गए। अगला देखें, यहां पर इनको लिख सकते हैं हम क्या, √3 तो है ये, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा √3, यहां पर लिख सकते हैं इसको हम √3 गुणा √3, इसको लिख सकते हैं हम √4 गुणा √3। मतलब इसको अगर हम √1 गुणा √3 लिखें तो यहाँ पर √1 √2 √3 √4, यहाँ पर ये आ जाएगा, इसलिए गुणा में है। लेकिन ध्यान रखें, अगर इसमें से इसको घटाएंगे d बराबर 2 गुणा √3 माइनस √1 गुणा √3, तो यहाँ पर क्या होगा, √2 माइनस 1 √3 ये आएगा। ठीक है। अगर अगला निकालेंगे तो क्या आएगा, √3 गुणा √3 माइनस √2 गुणा √3, तो यहाँ पे आएगा √3 माइनस √3, और ये बराबर नहीं होते, ध्यान रखें, है ना। इसलिए क्या है, दिए गए पद समान श्रेणी में नहीं है। समझ गए, ये हमारे
13 सवाल हो गए। अभी 2 सवाल और है इसमें। देखिए 14 सवाल, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ध्यान दीजिए ये दिए गए पद क्या है, एक समान श्रेणी में नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 में से घटाएंगे 8 बचेंगे, 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेंगे, 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 बचेंगे। सब अलग अलग आ रहा है तो लिख देंगे दिए गए पद एपी में नहीं है, दिए गए पद एपी में नहीं है। इसी तरीके से यहां देखो, यहां पे क्या होगा 25 25 में से घटाएंगे तो 1 25 49 और ये 73 है। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 24, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 24 बचेगा, 73 में से 49 घटाएंगे तो भी 24 बचेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दिए गए पद समान श्रेणी के हैं तो अगला पद क्या निकालेंगे 73 प्लस 24 क्या होगा A5 A6 A7 A8। तो हम 24 24 जोड़ते चलेंगे, तो 73 और 24 7 और 9 मतलब 97। इसी तरीके से अगर 97 में हम 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 11 7 की 1 9 2 11 1 12 121। अगर 121 में हम 24 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 4 145। अगर 145 में 24 जोड़ेंगे तो क्या होगा 169। ठीक है, और 169 को हम क्या लिख सकते हैं 13 का वर्ग और इसको लिख सकते हैं हम 11 का वर्ग। तो इस तरह से ये अगले 4 पद आ गए और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली खत्म होती है। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ में। थैंक यू।